आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा होगी चंदेल वंश के बारे में। जानेंगे कि चंदेल वंश क्यों खास है मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से, और साथ में मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देर के लेक्चर को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, चंदेल वंश। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंदेल वंश जो है इसकी स्थापना किसने करी थी। तो चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो नन्नुक था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। और नन्नुक अपने आप को मानते थे कि चंदेल वंश जो है एक बहुत बड़ा वंश है, और इन्होंने इसकी शुरुआत जब करी थी नन्नुक ने इस क्षेत्र में चंदेल वंश की, तो ये कहते थे कि हम चंद्रोदय ऋषि के वंशज हैं, चंद्रोदय ऋषि के वंशज हैं। और साथ में बात करें कि इस क्षेत्र की राजधानी क्या रही है, चंदेलों की राजधानी क्या रही है, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया पहले महोबा को, और बाद में कई और जगह पे भी ये और छा स्थानांतरित करते गए, कालिंजर स्थानांतरित किए इन्होंने शासकों के बारे में। मुख्य राजधानी जो थी इनकी वह थी खजुराहो, जिसको हम लोग पहले खजूरवाह के नाम से जानते हैं। और कई जगह पे नाम आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने शुरुआत जो थी मनियागढ़ छतरपुर से करी थी, क्योंकि छतरपुर में ही खजुराहो हैं और छतरपुर में ही मनियागढ़ हैं। तो ऐसा कुछ ग्रंथों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि मनियागढ़ में इन्होंने अपने वंश की शुरुआत करी थी नन्नुक ने। अब बात करें कि कहा जाता है कि ये कौन थे। ये प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार शासक यशपाल या देवपाल के समय पे अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू करते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वंश के शासकों में। सबसे पहले आते हैं वाकपति। वाकपति इस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करते हैं, नन्नुक के बेटे रहते हैं, और विंध्यन क्षेत्र में ये अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए उसका नाम देते हैं आनंद धाम। याद रखिएगा क्या कहा जाता था, आनंद धाम। विंध्यन क्षेत्र को उस समय पे आनंद धाम के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें कि इसको जेजाक के नाम से जाना जाता है। जेजाक भुक्ति और वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये मुख्य रूप से पड़ता है। जय शक्ति जो थे उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाक या जेजा जो थे उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ता है। और ये जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये प्रसिद्ध कंदरिया महादेव या खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हम आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बात करते हैं कि जय शक्ति के भाई थे विजय शक्ति और विज्जक, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद में विज्जक के बेटे आते हैं राहिल। राहिल महोबा को जीत लेते हैं और साम्राज्य विस्तार करते हैं। राहिल के बेटे आते हैं हर्षदेव। हर्षदेव का समय काल रहता है 900 से 925 ईस्वी, तो इनका समय रहता है। फिर हर्षदेव के बाद में इनके बेटे आते हैं लक्ष्मण वर्मन। लक्ष्मण वर्मन की क्या विशेषता है कि लक्ष्मण वर्मन जो थे, ये जिनका दूसरा नाम यशोवर्मन भी था, 925 ईस्वी में शासक बनते हैं। और खजुराहो शिलालेख ये कहता है कि यशोवर्मन ने अपना साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर मालवा तक, कश्मीर से लेकर बंगाल तक, इसके अलावा गोंड, कोसल, कश्मीर, मिथिला, चेदी, गुजर, कालिंजर आदि क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर है प्रसिद्ध वाला, वो विष्णु मंदिर भी इन्हीं के समय पे, लक्ष्मण वर्मन के समय पे बनाया गया था। और ये जो विष्णु मंदिर थे इसकी भी एक कहानी है कि कहा जाता है कि देवपाल जो शासक थे उनसे इन्होंने, प्रतिहार शासक जो देवपाल थे उनसे इन्होंने इस प्रतिमा को प्राप्त किया था। और देवपाल के जो पिता थे कांगड़ा नरेश से वो इस प्रतिमा को प्राप्त करते हैं जो देवपाल के पिता थे। अब बात करते हैं कि कांगड़ा नरेश को ये कहाँ से मिला। तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने भोज से प्राप्त किया, और कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने तिब्बत के राजा से प्राप्त किया। जो भी हो, ऑल ओवर हमें बस याद रखना है कि विष्णु प्रतिमा का निर्माण, विष्णु प्रतिमा की स्थापना उस मंदिर में यशोवर्मन के द्वारा की जाती है, उनके शासन काल में की जाती है। चलिए अगले शासक की हम लोग बात करते हैं। तो अगले शासक है धंगदेव। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था धंगदेव। पाल शासकों से बनारस जीता, प्रतिहारों की अधीनता से मुक्ति दिलाई, आंध्र, कोसल, कुंतल इन सभी क्षेत्रों के राजाओं से युद्ध किया, और साम्राज्य का विस्तार उत्तर में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले से लेकर मालवा नदी, जिसको मालव नदी या बेतवा नदी या बेत्रावती नदी या कोवती नदी कहा जाता है, वहाँ तक इनका साम्राज्य विस्तार था।
कालिंदी और यमुना से लेकर इनकी सीमा जो थी वो कई क्षेत्रों तक थी, चेदी राज्य तक इनकी सीमा थी। और खजुराहो अभिलेख में ये भी लिखा है कि इन्होंने ग्वालियर को भी नियंत्रण में लिया था, ये भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भाई जो भी रहा हो, लेकिन इनका साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा रहा। किनका? धंग का। बहुत प्रतापी शासक था। और ऐसा कहा जाता है कि धंग ने सुबुक्तगिन जो राजा जो विदेशी आक्रमणकारी था उसके विरुद्ध राजा जयपाल को सहायता भेजी थी, उनकी हेल्प करी थी। और साथ में बाद में कहा जाता है कि अपनी स्वेच्छा से राजा धंग ने जब इनकी 100 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो कहा जाता है कि इन्होंने जैन धर्म या जो भी धर्म की मान्यताएं उनके अनुसार इन्होंने गंगा यमुना के संगम जो था उसमें जल समाधि ले ली थी इन्होंने। ठीक है, ये इनके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध जो पार्श्वनाथ मंदिर है खजुराहो में और विष्णुनाथ मंदिर है, उनका निर्माण भी राजा धंग के समय पे होता है। चलिए, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं राजा गंड के बारे में। राजा गंड इनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं। 1002 से 1019 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्होंने भी ठीक अपने पूर्वज अपने पिता के समान ही आनंद पाल शाह को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी, उनकी मदद करते हैं ये भी। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चंदेल शासकों के कॉइन्स, ये कॉइन्स बने हुए हैं। ऐसे कॉइन्स ये इनके शासनकाल में चलाया करते थे चंदेल शासक, ध्यानपूर्वक देख पाइए आप, ऐसे कॉइन्स इनके समय पे चलते थे। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके समय पे क्या हुआ। तो जगदम्बी में जो चित्रगुप्त मंदिर है, जगदम्बी में जो वैष्णव मंदिर है उसका निर्माण गंड के समय पे होता है। और चित्रगुप्त मंदिर जो चित्रगुप्त नाम से सूर्य मंदिर है वहाँ पर छतरपुर में, उसका निर्माण भी इनके समय पे होता है। इनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं विद्याधर। बहुत प्रतापी शासक रहे विद्याधर भी। ऐसा कहा जाता है कि इनके शासनकाल में जो चंदेल राज्य का साम्राज्य विस्तार था वो एकदम क्लाइमैक्स स्टेज पर पहुंच गया था, चरम सीमा पर पहुंच गया था। चंदेलों का पावर इस समय पे चरम पर था। और जब महमूद गजनवी के अधीन कन्नौज के राजा जो जयपाल है ना, वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो जाते हैं और ये जाके कन्नौज के शासक को पराजित कर देते हैं, जयपाल की हत्या करवा देते हैं अर्जुन से। बोलते हैं कि आप गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो, हट जाओ यहाँ से। और उनके बाद में क्या होते हैं कि अपने द्वारा नियुक्त किसी शासक को ये नियुक्त करते हैं, जयपाल को हरा करके त्रिलोचन पाल वगैरह को गद्दी पर बिठा देते हैं। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनवी को जब पता चलता है कि इन्होंने ऐसा किया है, मेरे अधीन जो शासक था उसकी हत्या कर दिए, पुनः महमूद गजनवी का कालिंजर पर आक्रमण होता है और विद्याधर उनसे संधि कर लेते हैं। समझदार भी थे, होशियार भी थे, ठीक है, और शक्तिशाली तो थे ही, साथ में योद्धा भी थे। तो बदले में महमूद गजनवी इनसे संधि कर लेता है और 15 किले इनको गिफ्ट में दे देता है, तो इनके मध्य संधि स्थापित हो जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पर चंदेलों का साम्राज्य बुंदेलखंड जो जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र पर इनका साम्राज्य विस्तार मुख्य रूप से रहा। तो ध्यान रखिएगा, चंदेल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड वाले रीजन पर रहा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण जो था वह भी इनके समय पे किया गया था, विद्याधर के समय पे किया गया था। इसके अलावा महमूद गजनवी के विरुद्ध इन्होंने भी अपने पूर्वजों के समान, राजा गंड के समान, राजा धंग के समान महमूद के विरुद्ध सहायता दी थी। हिंदू संघ को, कुछ हिंदू शासकों ने मिलकर उनको रोकने की कोशिश करी महमूद गजनवी को, तो इन्होंने भी सैन्य सहायता उनको दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के परमार शासक भोज और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेदेव को ये पराजित करते हैं, बहुत प्रतापी समय पे रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं विजयपाल, स्पेशल नहीं है। आगे बनते हैं देववर्मन। देववर्मन जो थे लक्ष्मी किरण नामक कलचुरी शासक द्वारा हार जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कलचुरी के शासक लक्ष्मी किरण, जिनको कहा जाता है कर्णदेव भी लक्ष्मी किरण का ही नाम है, ये उनके समय पे ये आक्रमण करते हैं और ये इनसे क्षेत्रों को जीत लेते हैं। उसके बाद में आते हैं कीर्तिवर्मन चंदेल, इनका समयकाल 1060 से 1100 ईस्वी तक रहता है। लक्ष्मी किरण को पराजित करते हैं, पुनः अपने क्षेत्र को प्राप्त करते हैं कीर्तिवर्मन। इसके अलावा सोने के सिक्के भी चलवाए थे। इनकी मैं थोड़ी आपको स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि लक्ष्मी किरण ने जब कीर्तिवर्मन चंदेल को पराजित किया, बहुत खुश हो गया था भाई साहब, बहुत खुश हो गया था। एक प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन नाम से एक नाटक, एक प्रोग्राम का आयोजन करवाता है लक्ष्मी किरण, जिसको
कीर्तिवर्मन को गुस्सा आ जाता है कि यार मैं हार गया, उसके बावजूद बंदा मेरे को चिढ़ाने के लिए ये नाटक कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। इसीलिए इन्होंने पुणे इस पर अटैक किया, कीर्तिवर्मन चंदेल ने, और लक्ष्मी किरण को हरा दिया। अब जब लक्ष्मी किरण को हरा दिया तो लक्ष्मी किरण ज़्यादा खुश हो रहा था, वो बेचारा हार गया, अब क्या करें। तो इसके उपलक्ष्य में फिर बाद में कीर्तिवर्मन चंदेल के द्वारा सोने के सिक्के भी चलाए गए, जो भी मैंने आपको बताए थे कहाँ गए, ये रहे सोने के सिक्के। ये सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए जाते हैं इस प्रकार से। चलिए याद रखिएगा किनके द्वारा, कीर्तिवर्मन चंदेल के द्वारा। उसके बाद हाँ ये रहे और सोने के सिक्के मिल गए, ऐसे सोने के सिक्के इनके समय पे चलाए जाते थे। उसके बाद शासक बनते हैं सुलक्षण वर्मन, जय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, मदन वर्मन। लगभग चलता है ये 1129 से 1168 तक, नथिंग इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं मदन वर्मन की। मदन वर्मन के समय पे क्या हुआ था, इन्होंने विदिशा क्षेत्र को जीता था, और ऐसा कहा जाता है मदन वर्मन ने राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी। त्योथर रीवा से इनके चांदी के सिक्के भी, हमें 48 चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए, जो बाद में खोज करता थे उन्होंने पावनार से ये सिक्के प्राप्त किए। उसके बाद में हम बात करते हैं परमार्दी देव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शासक है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा, परमार्दी देव ऐसे आएगा, परमार्दी देव, ठीक है भैया, सब लोग सही कर लेना इसको, है ना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। परमार्दी देव, ये वही परमार्दी देव थे जिसके समय पे बहुत शक्तिशाली योद्धा आला और उदल, यहाँ पर देखिए आला का तो चित्र भी मैंने यहाँ पर लगवाया हुआ है। ये बहुत घोड़े पे जो एकदम तलवार लिए हैं, आला के बारे में आपने सुना ही होगा, दुनिया की सबसे बड़ी लोक कथा आलाखंड इन्हीं आला के नाम पर। बहुत ऐसा कहा जाता है कि 52 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, दोनों भाइयों ने, आला उदल ने, ऐसा कहा जाता है। और जो सतना मैयर में शारदा माता का मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर आला जो है वो दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं, अभी भी आते हैं, ऐसी वहाँ की श्रद्धालुओं की मान्यता है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम योग्य चंदेल शासक थे कौन, परमार्दी देव। और इन्हीं के समय पे 1182 में पृथ्वीराज चौहान नामक शासक का अटैक होता है जेजाक भुक्ति पर, और इसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए आला और उदल बहुत ही वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। याद रखिए पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर अटैक करता है और परमार्दी देव पराजित हो जाते हैं। और इसकी पृथ्वीराज चौहान के समय पे हेल्प करी थी खेत सिंह खंगार ने, ठीक है, खेत सिंह खंगार आगे हम खंगार वंश में पढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि परमार्दी देव जो शासक थे उनके शासनकाल में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है, और इसी संघर्ष के दौरान क्या होता है कि आला उदल वीर गति को प्राप्त करते हैं इनसे लड़ते हुए, पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए। अब हम आगे की बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में मोहम्मद गौरी जब इन क्षेत्रों को जीत लेता है तो उसके बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है इन क्षेत्रों पर, कालिंजर क्षेत्र पर आक्रमण करता है। शमसुद्दीन अल्तमश, जिसको इल्तुतमिश कहा जाता है, उसकी सहायता से एक व्यक्ति और रहता है साहिब की रानी, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं कालिंजर दुर्ग पर। और कालिंजर दुर्ग जो था वो किन के अंडर में चला जाता है, गुलाम वंश के शासकों के अंडर में चला जाता है, और परमार्दी देव उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इनके प्रमुख योग्य सेनापति आला उदल मारे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनके बाद में शासक कौन बनता है, तो इनके बाद में त्रिलोक्यवर्मन शासक बनते हैं, और त्रिलोक्यवर्मन 1206 से 1250 ईस्वी तक रहते हैं। ये कालिंजर को पुनः प्राप्त करते हैं, साथ में सोने और तांबे के सिक्के भी इनके द्वारा चलवाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं छतरपुर क्षेत्र में, पन्ना क्षेत्र में और सागर क्षेत्र में ये भूमि दान करते हैं, और अजयगढ़ शिलालेख एवं तबकात नासुरी में भी ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इन्होंने भूमि दान किया था छतरपुर, पन्ना और सागर में। आगे हम लोग बात करते हैं कलचुरियों को पराजित कर ये रीवा को जीत लेते हैं। कलचुरी शासकों के अंडर में उस समय पे रीवा हुआ करता था, तो उस समय पे ये रीवा को जीत लेते हैं। इसके अलावा वीर वर्मन शासक बनते हैं, भोग वर्मन बनते हैं, और बाद में बनते हैं हम्मीर वर्मन शासक बनते हैं। और उसके बाद में शासक बनते हैं कीरत सिंह।
तो इस वंश के अंतिम शासक अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन थे भैया, इस वंश के अंतिम शासक थे कीरत सिंह, याद रखिएगा। कीरत सिंह, वही कीरत सिंह जिनकी बेटी थी रानी दुर्गावती, इन्हीं की मैं बात कर रहा था आपसे। चलिए अब हम बात करते हैं कीरत सिंह जो उपाधि थी वो चरकारी शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है इस क्षेत्र पर और इस क्षेत्र की सत्ता को समाप्त कर देता है। इस वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो हमने चंदेल वंश के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आई होप आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी चंदेल वंश के बारे में। चलिए तो फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक में किसी नए वंश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। ऑल द बेस्ट।